हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट जिसका नाम है शिक्षा संचालन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। 10 नंबर का यूनिट है दोस्तों और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जिनसे आप 10 नंबर इस यूनिट में हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे आरटी के बारे में। और इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं जिला शिक्षा अधिकारी के कर्तव्य अधिकारों के बारे में। और साथ ही दोस्तों आपके जो एनसीईआरटी के बारे में कुछ बिंदु हैं, एमएचआरडी जो आपका मंत्रालय है उसके बारे में कुछ बिंदु है और कार्यकारिणी समिति के बारे में बिंदु है। शिक्षा के उन्नयन हेतु क्या क्या प्रयास सरकार कर रही है तो उनके बारे में बात करी गई है। मतलब कि फर्स्ट यूनिट में हमने कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करी थी, तो उसी से रिलेटेड ये यूनिट है। आप अगर फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं फर्स्ट यूनिट का तो फिर उससे आपका इस यूनिट को क्लियर करने में आसानी रहेगी और कम समय में ही आप इस यूनिट को आसानी से कवर कर पाओगे। यानी कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए। सबसे पहले बात करते हैं आरटीई 2009 के बारे में, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। समय समय पर विभिन्न दार्शनिकों और विद्वानों ने शिक्षा की महत्ता को विविध तरीके से रेखांकित करने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक क्रम में बढ़ते हुए एक अधिकार के रूप में शिक्षा की अवधारणा का विकास हुआ है जिसकी परिणति हम भारतीय संदर्भ में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के रूप में देख सकते हैं, जिसे 1 अप्रैल 2010 से द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से लागू कर दिया गया है। लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। और नाम क्या रखा? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हुए चलना है। ऑप्शनल प्रश्न भी इन्हीं में से छपेंगे तो वहाँ पर पॉइंट्स आपको देखने होंगे। अब ऑप्शनल प्रश्न में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी तुक्का लगा दोगे, कन्फर्म आप आंसर लिखेंगे 100% सही आप ऑप्शन टिक करेंगे तभी आपका आंसर वहाँ पर सही होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, आरटी 2009 के मुख्य प्रावधानों का प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंतर्गत 7 अध्याय और 38 धाराओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराएं निम्न प्रकार हैं। पहली धारा क्या है? भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और दूसरी धारा है, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8वीं तक खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को ना तो रोका जाएगा और ना ही निकाला जाएगा। रोकने का मतलब है कि फेल नहीं कर सकते 8वीं तक। और यहाँ पर बोर्ड परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तीसरी धारा है, ऐसा बच्चा या बच्ची जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया या पाई है, तब उसे उसकी उम्र के अनुसार उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। चौथी धारा है, प्रत्येक बालक बालिका का प्रवेश उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित किया जाएगा। पांचवी धारा है, किसी भी बालक बालिका को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। पिटाई नहीं कर सकते आप, डांट फटकार भी नहीं कर सकते, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। इसके बाद में अगली बात करते हैं NCFTE 2009 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के बारे में। यह शिक्षक शिक्षा के लिए एक ढांचा है जो भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए एक दृष्टि प्रदान करता है। आजीवन सीखने, चिंतनशील अभ्यास और व्यावसायिक विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। और इसके साथ ही विविध और समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को तैयार करने में शिक्षक शिक्षा के महत्व पर बल देता है। तो ये कुछ बिंदु आपको NCFTE 2009 की परिभाषा के रूप में ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो बिंदु मेंशन किए गए हैं वो शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पर आप इन्हें मान सकते हैं। तो पहला बिंदु क्या है? शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम शिक्षकों में भावनात्मक और सामाजिक संवेदनाएं विकसित करने चाहिए। दूसरा बिंदु है, शिक्षक शिक्षा को शिक्षकों के पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए, न कि उन्हें जैसा दिया गया है उसे बिना बहस के स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा बिंदु है, इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षक बालकों की चिंता करे, उनके साथ में रहने के आनंद का अनुभव करे, ज्ञान की तलाश करने तथा समाज के प्रति अपना दायित्व अनुभव करे, अच्छे समाज का निर्माण हेतु प्रयासरत रहे और बालकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने रहें। तो ये कुछ बिंदु आपको NCFTE 2009 के बारे में ध्यान रखना है। और हिंदी में अगर आपको इसका नाम जानना है तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षक शिक्षा 2009, ये इसका हिंदी में नाम है। इंग्लिश में मैंने आपको नाम अभी बता ही दिया है। इसके द्वारा विद्यालय की संरचना एवं संचालन के संदर्भ में महत्वपूर्ण पक्ष है। वर्तमान शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या का इसकी विद्यालय स्तर पर क्रियान्विति व्यावसायिक तैयारी के लिए शिक्षक शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक है। इससे विद्यालय के वास्तविक वातावरण से जुड़ाव करके विद्यालय के शिक्षण अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन। भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 के 114वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को किया गया था, जो 2 विभागों के माध्यमों से कार्य करता है। पहला है स्कूल शिक्षा का साक्षरता विभाग और दूसरा है उच्चतर शिक्षा विभाग। 2 विभाग आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में बात करते हैं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के विकास के लिए उत्तरदायी है, जिसका लक्ष्य शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं युवाओं में बेहतर नागरिक तैयार करना है। इसके लिए नियमित रूप से विभिन्न नई योजनाएं प्रारंभ की जाती है। तो ये कुछ बिंदु एमएचआरडी में ध्यान रखना है और इसके बारे में काफ़ी बिंदु हमने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस कर लिए हैं और आगे आने वाले वीडियोज में भी हम बात करेंगे। अलग अलग यूनिट्स में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में, यानी कि एनसीईआरटी के बारे में। इसमें देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली एक स्वायत्त संगठन है जिसे 9 सितंबर 1961 में स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूल शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण एवं उसके क्रियान्वयन में परामर्श देती है। इस संस्था की आर्थिक व्यवस्था का जो व्यवस्था करनी होती है उसका दायित्व केंद्र सरकार का है। सारी व्यवस्था केंद्र सरकार संभालती है। ये कुछ बिंदु आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। और अब इसके कार्यों की हम बात करते हैं। कार्यों में देखिए पहला कार्य है विद्यालय शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण, शोध प्रयोग, पायलट प्रोजेक्ट, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं को विकसित करके संगठित करने का काम है पहला इसका। दूसरा काम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं को बनाने में सहायता करना। तीसरा काम है केंद्रीय मंत्रालय का राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों के मध्य निरंतर संबंध बनाए रखना। इसके बाद में आगे बात करते हैं राज्य की शिक्षा व्यवस्था SIERT के बारे में। स्टेट की हम बात करेंगे राज्य की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। राजस्थान राज्य में विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक समुन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित मेहरोत्रा समिति की अनुशंसानुसार पूर्व में कार्यरत विभिन्न अभिकरणों को समन्वित करके दिनांक 11 नवंबर 1928 को उदयपुर में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। यह संस्थान निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। संस्थान में ऑडिटोरियम, वृहद पुस्तकालय, वीडियो लैब, कंप्यूटर लैब और कला संदर्भ कक्ष, विज्ञान संबंधित समस्त प्रयोगशालाएं, छात्रावास, हॉस्टल एवं कार्यशाला आदि की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके मुख्य कार्यों की हम बात करते हैं। पहला कार्य है इसका शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अभिनव कार्यक्रम आयोजित करके नवीनतम नवाचारों से अवगत करवाना। दूसरा कार्य है राज्य की विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु नीतियां एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना। तीसरा उद्देश्य क्या है इसका, तीसरा कार्य क्या है, शिक्षकों एवं विद्यालयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोज प्रवृत्ति, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान सेमिनार, विज्ञान एवं जनसंख्या प्रदर्शनी, जीवन कौशल विकास मेला, विज्ञान शिक्षण आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराना। तो इस तरह से तीसरा कार्य आपको ध्यान रखना है। और चौथा कार्य है प्रारंभिक स्तर पर BSTC शिक्षाक्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक लेखन, पूरक साहित्य निर्माण करना तथा श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण करना। तो आपके BSTC कोर्स का निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है, कंप्लीट पाठ्यक्रम का निर्माण। पांचवा कार्य है राज्य में निर्देशक सेवाओं के लिए वातावरण तैयार करना तथा करियर डे जैसे कार्यक्रमों का संचालन करना। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा के उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में। पहला कार्यक्रम क्या किया गया, पहला प्रयास रहा शिक्षा तथा नारी समानता के बारे में। देखिए महिला निरक्षरता की अधिक दर, उच्च शिक्षा में लड़कियों का कम प्रतिनिधित्व तथा महिला अध्यापक कम अनुपात में होने जैसी समस्याओं को दूर करने हेतु समय समय पर प्रस्ताव पारित किए गए। सभी के लिए समान शिक्षा हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम भी लागू किया गया है। लड़कियों के लिए शिक्षा हेतु सरकार द्वारा समय समय पर कई नई योजनाएं लाई गई है, जिनमें पहली योजना क्या है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, स्कूटी वितरण योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, छात्रवृत्ति योजना, आपनी बेटी योजना। योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा के प्रति आकर्षित करना कि स्कूल में फ्री में निःशुल्क शिक्षा तो मिल ही रही है, साथ में आपको साइकिल भी निःशुल्क मिलेगी, स्कूटी भी मिलेगी अगर आप ज़्यादा परसेंटेज बनाओगे, गार्गी पुरस्कार भी मिलेगा और छात्रवृत्ति तो मिलेगी ही। अगर आपके परसेंटेज नहीं बन रही है, कम बन रही है, तब भी छात्रवृत्ति तो सबको मिलेगी।
अपनी बेटी योजना, इस तरह से ये जो योजनाएं जो चलाई जा रही थी, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है कि बालिकाएं भी विद्यालय आए या फिर घर वाले, उनके माता पिता बालिकाओं को भी विद्यालय भेजें। इनके बारे में, महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में फर्स्ट यूनिट में हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कम से कम समय में हम यूनिट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन योजनाओं के बारे में फर्स्ट यूनिट में आप देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं वहाँ पर कवर करी हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा बिंदु क्या किया गया है यहाँ पर प्रयास, अनुसूचित जाति जनजाति व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में। अनुसूचित जाति व जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए निम्न सिफारिशें की गई। पहली सिफारिश यही थी कि राजस्थान में क्रियान्वित जो योजनाएं हैं सभी प्रकार की, उनकी वर्तमान की स्थिति की जांच करना कि वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति या फिर शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो उनके काम भी आ रही है या फिर ऐसे ही फालतू में ही चल रही है। तो उनकी स्थिति की जांच करने का पहला यहाँ पर सिफारिश की गई थी। ऐसी बस्तियों में विद्यालय खोले गए जहां अभी तक विद्यालय नहीं थे। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव भी पारित किए जाते हैं। अगली हम बात करते हैं वंचित वर्ग की शिक्षा के बारे में। यहाँ पर देखिए, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के दौरान आने वाली समस्याओं तथा उनकी विशिष्ट विविध आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। पहला प्रयास क्या किया गया कि विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक तंत्र लचीला बनाया गया। ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय तथा सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की गई। दूसरा प्रयास है मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष प्रकार की पाठ्यचर्या विकसित की गई कि उनको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। जैसे उभरे हुए अक्षरों वाली जो बुक होती है, जैसे ब्लाइंड बच्चा है, ब्लाइंड बच्चे को क्या होगा, उभरे उभरे हुए अक्षरों वाली बुक है तो अक्षरों को समझ पाएगा, इस तरह से वो महसूस करके उनको उंगलियों से। और यहाँ पर देखिए चौथा बिंदु क्या, चौथा प्रयास क्या किया गया, सार्वजनिक स्कूल प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में समानता तथा सामाजिक न्याय लाने हेतु विविध प्रयास किए गए। पहला प्रयास क्या किया गया, प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई। दूसरा प्रयास क्या रहा इसमें, प्रारंभिक स्तर पर बालकों के प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया, ट्यूशन फीस आदि व्यवस्थाओं को समाप्त करने का कानून निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद में बात करते हैं अगला कार्य क्या किया गया, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट द्वारा शिक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यों की हम बात करते हैं। पहला है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का एनसीटीई के मापदंड के अनुरूप एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजन कराना। दूसरा कार्य है जिले के विद्यालयों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं निर्देश सेवाएं उपलब्ध करवाना। तीसरा कार्य है डाइट के अन्य प्रभागों को संदर्भ सेवाएं प्रदान करना। चौथा कार्य है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के छात्र अध्यापकों की मूल्यांकन व्यवस्था पंजीयक शिक्षण विभागीय परीक्षा के निर्देशानुसार करना। पांचवा कार्य है क्षेत्रीय अंतः क्रिया एवं क्रियात्मक अनुसंधान करना। तो ये कुछ सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग आपको ध्यान रखने हैं। और कार्यानुभव प्रभागों की बात करते हैं डब्ल्यू की। तो इसमें देखिए पहला कार्य है जिले के विद्यालयों एवं शिक्षा अधिकारियों के कार्यानुभव प्रवृत्तियों के क्रियान्वयन में सहयोग करना। दूसरा कार्य है सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों हेतु कार्यानुभव के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित क्रियात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा भी कार्य, देखिए प्रशिक्षण के दौरान समान सेवा संबंधित क्रियाएं एवं स्थानीय कार्यानुभव केंद्र का अवलोकन करना। और अब हम बात करते हैं जिला संदर्भ इकाई प्रभाग के बारे में, यानी कि डीआरयू के बारे में। इसमें देखिए इसका पहला कार्य क्या है, जिले में शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित योजनाओं का निर्माण करके उनकी क्रियान्विति करना। दूसरा कार्य है महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या शिक्षा, किशोरावस्था शिक्षा एवं निःशक्तजन एकीकृत शिक्षा योजना अंतर्गत जिला स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा कार्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों में समन्वय हेतु उनका संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का अवलोकन करके संबलन प्रदान करना। इसके बाद में आता है IFIC यानी कि सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया नवाचार एवं समन्वयन प्रभाग। इसका कार्य है डाइट का वार्षिक पंचांग तैयार करना। दूसरा कार्य है शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु पत्र वाचन एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। तीसरा कार्य है क्षेत्रीय अंतःक्रिया क्रियात्मक अनुसंधान एवं छत्र पर्याप्त प्रकाशन के लिए मॉडल ब्रांच के रूप में कार्य करना। चौथा कार्य है जिले की शैक्षिक समस्याओं के समाधान एवं विभिन्न अधिकारों में समन्वय समिति की बैठक का आयोजन करना। इसके बाद में पांचवा डिपार्टमेंट इसमें आता है पाठ्यक्रम सामग्री एवं मूल्यांकन प्रभाग। इसके कार्य देखिए पहला कार्य है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण कार्य योजना संबंधित प्रशिक्षण।
दूसरा कार्य है दक्षता आधारित शिक्षक अधिगम एवं मूल्यांकन में गुणात्मक सुधार हेतु सहपाठी समूह एवं स्वमूल्यांकन विद्या संबंधित प्रशिक्षण देना। तीसरा कार्य है मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण जैसे प्रश्न पत्र, प्रश्न बैंक आदि का निर्माण करना। इसके बाद में बात करते हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग ईटी के बारे में। इसका कार्य है पहला, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु अल्पव्ययी शिक्षण सहायक सामग्री एवं श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण एवं उपयोग संबंधी प्रशिक्षण देना। दूसरा कार्य है संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु शैक्षिक प्रौद्योगिकी का शिक्षण में उपयोग संबंधी प्रशिक्षण। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सातवां, इसका डिपार्टमेंट क्या है, योजना एवं प्रबंधन विभाग P&M। इसका पहला कार्य है विभिन्न शैक्षिक समंक एकत्रित करके डाइट एवं जिला योजना निर्माण में सहयोग देना। दूसरा कार्य है विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षक जैसे प्रधानाध्यापक, विद्यालय संकुल, विद्यालय योजना आदि का आयोजन करना। तीसरा कार्य है लैब एरिया का चयन करके शैक्षिक उन्नयन के प्रयास करना। चौथा कार्य है टीचर प्रोफाइल एवं अंतराल चक्र प्रपत्र संधारण करना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है जिला शिक्षा अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में हम बात करते हैं। पहला कर्तव्य है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षण के लिए सामान्यतया उत्तरदायी रहना। अब आपको देखिए एक प्रश्न यहाँ पर आ सकता है, हमने मॉडल पेपर में भी डिस्कस किया था कि विद्यालयों के प्रकारों के बारे में। तो प्रकार आपको ध्यान रखना है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, इस तरह से ध्यान रखना है। प्रकारों का प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है, मॉडल पेपर में कवर किया हुआ है। मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के आप देखना। दूसरा कार्य है अपने अधीन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना और निरीक्षण करना। तीसरा कार्य है अपने नियंत्रण के क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं के निरीक्षण में यदि आवश्यकता हो तो निदेशक की सहायता करना। चौथा कार्य है वर्ष में 70 दिवस और 40 रात्रि निरीक्षण हेतु यात्रा पर रहना। पांचवा कार्य है अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक प्रबंधित दोनों संस्थाओं के कार्य का वितरण तैयार करना तथा उसे मंडल अधिकारी उपनिदेशक को प्रस्तुत करना। छठा कार्य क्या है अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों की वर्ष में 4 बैठकें आयोजित करना और त्रैमासिक कार्यों का मूल्यांकन करना। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहली गतिविधि है शिक्षा में गुणवत्ता। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण नवाचार एवं निम्न गतिविधियों आयोजित की जाती हैं। कौन कौन सी गतिविधियां हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, वर्कबुक की, कंप्यूटर आधारित शिक्षण की और विज्ञान गणित किट का निःशुल्क वितरण। पांचवा है क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम। ये काम करे जाते हैं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में एक कंप्लीट वीडियो भी चैनल पर आने वाला है, तो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु है शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में। इसमें देखिए बालक बालिकाओं का नवीनतम शिक्षण पद्धतियों से अध्ययन कराने और उनके अधिगम स्तर में वृद्धि करने हेतु पाठ्यक्रम को सरल तरीके से पढ़ाने के लिए विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग रहेगी, प्रशिक्षण रहेगा, ताकि वो पाठ्यक्रम को सरल तरीके से पढ़ाने के लिए नए नए विकल्प उनके पास में आ सके, नई नई विधियों को वो सीख सकें। तीसरा कार्य क्या है इसका, देखिए शिक्षक अनुदान TMM। बच्चों और शिक्षकों की सृजनशीलता को उभारने तथा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु 500 रुपये प्रति शिक्षक अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है, इसमें विद्यालय सुविधा अनुदान राशि। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा पुराने उपकरण की प्रतिस्थापन हेतु प्रति प्राथमिक कक्षाओं वाले विद्यालय को 5,000 रुपये तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं वाले विद्यालय को 7,000 रुपये ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। यदि विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक का है तो उसे 5,000 प्लस 7,000 12,000 रुपये दे है तो ग्रांट देंगे, मतलब कि विद्यालय के छोटे मोटे जो काम है वो उस ग्रांट से हो पाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं माइग्रेटरी छात्रावासों के बारे में। घुमंतु अथवा मजदूरी हेतु पलायन करने वाले समुदायों बालक बालिकाओं के लिए बजट प्लान में प्रावधानानुसार माइग्रेटरी छात्रावास का संचालन किया जाता है। इसके बाद में ब्रिज कोर्स की बात करते हैं। ब्रिज कोर्स क्या है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। जिन बालकों में 40 से या इससे अधिक शिक्षा से वंचित स्थानीय बालक बालिकाएं प्रवेश लेते हैं उनके लिए गैर आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित किए जा सकते हैं। गैर आवासीय ब्रिज कोर्स संचालन के लिए 3,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति बाल बजट प्रावधान किया गया है।
इसके बाद में निर्माण कार्य की हम बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालय में भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, विद्युत कनेक्शन, रैंप आदि के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। निर्माण कार्यों को समाहित कराए जाने का दायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का है। 8वां बिंदु क्या है इसमें, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम CALP के बारे में देखिए। कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले हेतु 50 लाख रुपए का बजट का प्रावधान होता है, जिससे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां मॉडल स्कूल हो, बालिकाओं का नामांकन अधिक हो, विद्युत व्यवस्था उपलब्ध हो, उनके आधार पर चयनित विद्यालयों में 2 या 3 कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन कंप्यूटर के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के बालक बालिकाओं को शिक्षण करवाया जाता है। इसके बाद में अगला बिंदु है शोध कार्य। जिला स्तरीय शोध अध्ययन प्रत्येक जिले में केवल एक जिला स्तरीय शोध डाइट के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। मालूम है ये यूनिट थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज इसमें यूज करी गई है, थोड़ा सा बोरिंग यूनिट है, पर मैंने कोशिश करी है सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने की और मेन टॉपिक्स आपको बताने की। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है। 2-3 बार आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आराम से आपको यूनिट समझ में आ जाएगा, सारे बिंदु समझ में आ जाएंगे। और एक बात आपको जान लेनी है कि आपके इस सेकंड पेपर में सभी जो यूनिट्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आपने फर्स्ट वीडियो देखा था फर्स्ट यूनिट का और अभी आपने सेकंड यूनिट देख लिया, तो आपने दोनों में नोटिस करा कि फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स पर हम बात कर रहे थे उनमें से काफ़ी टॉपिक्स पर हमने इस यूनिट में भी बात करी और आगे आने वाले यूनिट्स में भी हम बात करेंगे। तो सेम बिंदु दोस्तों बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ऐसे बिंदुओं को ज़रूर से क्लियर करते हुए चलना है। क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई है। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन भी विद्यार्थियों को इस कंप्लीट नोट्स की PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। बहुत कम नाम मात्र की प्राइसेस में आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी, चाहे आप एक सब्जेक्ट की लेते हैं या फिर कंप्लीट कोर्स की लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।